होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो एनालिसिस में हम बात करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिंग आइडिया के ऊपर, जो कि है हमारा स्मार्ट मीटर थीम। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी इंडस्ट्री को, किसी सेक्टर को अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि वो इंडस्ट्री या सेक्टर में टेलविंड है या नहीं है, गवर्नमेंट उसमें कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, और साथ में जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी स्टॉक जो भी ऑफरिंग कर रहा है हमारा, उसमें वैल्यू माइग्रेशन का थीम है तो और भी बढ़िया हो जाता है वो चीज। और ऑर्डर बुक कैसी आ रही है कंपनीज की, आरओई कंपनी के व्यू पॉइंट से बढ़ रहा है या घट रहा है, और सेक्टर्स में क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, यही सब चीजें हम देखते हैं जब भी हम किसी इंडस्ट्री को रिसर्च करते हैं। इसके बाद हम पीर टू पीर इन एनालिसिस करते हैं, बॉटम डाउन जाते हुए कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट नंबर, ईपीएस, ये सब हम कैलकुलेट करके एक डिस्कशन कर लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर हमें जाना है या नहीं जाना है। तो आज की इंडस्ट्री एनालिसिस में हम यही सब करने वाले हैं। आज हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। पहले इंडस्ट्री को समझेंगे, कंपनी को समझेंगे, वैल्यूएशन को समझेंगे, और तब डिसीजन लेंगे कि ये हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये कहीं से भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला, और मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देने वाला, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। चलिए अब इस वीडियो पर आते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है, ये जो थीम बन रही है वो कहाँ से निकल करके आ रही है, इसमें जो स्मार्ट मीटर है उसका क्या रोल है, स्मार्ट मीटर क्या चीज है, और ये पूरी इंडस्ट्री इसके आसपास कैसे डेवलप हो गई है, और ये थीम कितनी बड़ी है, ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, इस सब को हम समझेंगे। देखो दोस्तों, स्मार्ट मीटर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्मार्ट मीटर क्या है। तो दोस्तों, जो आपके घरों में मीटर लग रहे हैं, कन्वेंशनल मीटर है जिसके अंदर रीडिंग आती है, एक बंदा रीडिंग वाला आता है, मीटर में रीडिंग देखता है और आपका बिल बना कर देता है। आप उस बिल को पे करने जाते हो, लाइन में लगते हो, या आप तो खैर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। इस तरह से काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कन्वेंशनल मीटर है इसको स्मार्ट कर दिया गया है। कैसे? इस कन्वेंशनल मीटर के अंदर एक कम्युनिकेशन डिवाइस लग गया है, कम्युनिकेशन चिप लग गया है, जो कि जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, डेटा सेंटर है, उससे कनेक्ट हो गया है। और कंट्रोल सेंटर को लगातार हमारे कंजम्पशन की डिटेल, कंजम्पशन पैटर्न की डिटेल वो प्रोवाइड कर रहा है रियल टाइम बेसिस पे। यानी 24 घंटे में आपने कितनी बिजली लगाई, और 1 महीने पहले कितना बिल बना आपका, 2 महीने पहले क्या था, मतलब आपका डे वाइज उसमें अपडेट होता रहता है। और रियल टाइम बेसिस पे कंट्रोल सेंटर, जो कि डिस्कॉम है, जो कि हमारा बिजली को प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं कंपनियां, उनको आपके पता चल जाता है रियल टाइम बेसिस पे। जैसे हमारे केस में यूपीपीसीएल है, मैं यूपी से हूँ, तो वो पता चल जाता है कंपनी को कि कितना मैं बिल कंज्यूम कर रहा हूँ, या कितना मैं यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ। उसके साथ में ही इसी मीटर में एक और चीज होती है, वो स्विच होता है जिसको हम कह देते हैं लैचिंग स्विच। ठीक है, लैचिंग स्विच या किल स्विच हम कह सकते हैं इसको। तो ये स्विच क्या करता है कि जैसे अगर कोई कंज्यूमर बिल नहीं दे रहा और डिस्कॉम पे लगातार प्रेशर है बिल कलेक्ट करने का, वो पहले एक टीम भेजते थे कि मीटर हटा देंगे या बिल पेमेंट करो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डिस्कॉम को, डिस्कॉम क्या करेगा, इस स्विच को दबाएगा और आपको डिस्कनेक्ट कर देगा ग्रिड से। यानी आपके पास घर में बिजली नहीं आएगी। जस्ट एक स्विच होता है ये, लैचिंग स्विच, वो वहीं से बैठे बैठे वो दबा देते हैं और यहाँ से ये मीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से जो मीटर है वो अपग्रेड हो गया है, अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ये काम है स्मार्ट मीटर का। अब बात आएगी कि भाई स्मार्ट मीटर, ये सब चीजें हैं स्मार्ट मीटर के अंदर, तो क्या इसी को हम थीम कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर थीम, और क्या इसी के ऊपर गवर्नमेंट बैट कर रही है, और क्यों कर रही है, क्या रीजन है ये स्मार्ट मीटर लगाने का, और पब्लिक क्यों चाहेगी स्मार्ट मीटर लगाने से। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि क्या स्मार्ट मीटर लगने से हमारा बिजली का बिल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और इसमें कंपनी कैसे प्ले कर रही है, ये किस तरह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में वन बाय वन करने वाले हैं।
मैं उम्मीद करूँगा आप ध्यान से सुनेंगे। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहली बात आती है कि गवर्नमेंट इसको पुश क्यों कर रही है? ठीक है? क्यों लगाना चाह रही है स्मार्ट मीटर? और इससे क्या एडवांटेज रहेंगे? क्या कस्टमर को कोई एडवांटेज होगा या नहीं होगा? और पावर कंपनी को क्या एडवांटेज होगा? गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज होगा? तो देखिए, जो हमारे डिस्कॉम्स हैं, वो डिस्कॉम्स मैं अगेन बता देता हूँ। डिस्कॉम्स मतलब जो भी कंपनी पावर को प्रोवाइड कर रही है, पावर को जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो डिस्कॉम है बेसिकली। जनरेशन वाली अलग हो सकती है। डिस्कॉम मतलब जो कंपनी जैसे आपको पावर प्रोवाइड कर रही है, आपके घर में जिस कंपनी के थ्रू कनेक्शन लगा हुआ है, वो कंपनी। मेरे घर में यूपीपीसीएल का लगा हुआ है, ठीक है? तो मेरे लिए डिस्कॉम वो है। ठीक है? एक सरकारी कंपनी है यूपीपीसीएल, जो इसके यहाँ से कनेक्शन लेके हमारे पास बिजली आ रही है। तो ये डिस्कॉम हो गया। तो जो डिस्कॉम्स हैं पूरे कंट्री में, उनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। हेविली वो डिस्ट्रेस हो रखे हैं फाइनेंशियली। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है और जो उनकी रेवेन्यू रिकवरिंग है पर यूनिट ऑफ सेल, उसमें गैप है। यानी जो उनको बिजली पड़ रही है, उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है उसमें, और जो कस्टमर से सेल करके बिजली जो आ रहा है रेवेन्यू पर यूनिट, उसमें दोनों में डिफरेंस है, ह्यूज गैप है। यानी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो इस गैप को होने की वजह से ये डिस्ट्रेस में चल रही हैं कंपनी, स्ट्रेस में चल रही हैं। तो ये लोग, गवर्नमेंट इनके पास एक सॉल्यूशन लेकर आए कि आप जो है मीटर्स को स्मार्ट कर दो। होगा क्या कि जो ऑनेस्ट होंगे, जो बिजली का बिल टाइम पे दे रहे होंगे, वो फटाफट से कर देंगे। और जो डिले कर रहे होंगे या दिक्कत कर रहे होंगे, तो आपके पास पावर है कि अगर आपको कोई पेमेंट नहीं दे रहा, तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है? तो जिसको बिजली का बिल जो बिजली यूज़ कर रहा है वो बिल भी देगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपकी वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगी। दूसरा एक प्रॉब्लम आती थी कि जो मीटर वाला होता था, जो रीडिंग कर लेने जाता था, वो भी बीच में प्रॉब्लम करता था। वो भी मीटर की रीडिंग गलत देता था, और इसको भी प्रॉब्लम होती थी डिस्कॉम्स के पास, क्योंकि उनके पास से तो बिजली गई। जो इनके पास पूरी रिकॉर्डिंग रहती है कि हमारे पास कितनी यूनिट हमने सेल की है, कितनी यूनिट हमने बाहर भेजी है घरों के लिए, और उसके बदले में आपका बिल कितने यूनिट का आ रहा है, तो फर्क आ जाता था। तो वो फर्क आता था रीडर की वजह से। रीडर पैसे लेके बिल को आगे पीछे कर देता था, कम बना देता था। ठीक है? वो जुड़ता रहता था। फिर कंज्यूमर का जब ज्यादा जुड़ जाता था, वो मीटर में आग लगाना, ये सब चीजें करता था। तो वो बिल्कुल अ, उसके लिए लॉस ही पड़ता था उसके पास, डिस्कॉम के पास। तो वो सब चीजें होती थी। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए स्मार्ट मीटर है कि जितना भी आपका यूज करोगे आप, वो कम्युनिकेशन स्विच उसमें लगा हुआ है, कम्युनिकेशन कार्ड उसमें लगा हुआ है, रियल टाइम में डाटा पहुंच रहा है डिस्कॉम के पास। और ये जो मीटर है, इससे कनेक्टेड आपको एक ऐप मिलेगी मोबाइल पे। तो जितना भी आप बिल यूज करोगे, जितना भी आप यूनिट कंज्यूम करोगे, जितने भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो, उसमें बिजली कितनी कितनी खा रहा है वो अप्लायंसेस, इवन वो डाटा भी, कंज्यूमर पैटर्न मतलब आपने कितना पिछले महीने खर्च करा, सब चीजें वो आपका उस ऐप पे आता रहेगा। और उसके बाद आप एक टाइम पीरियड में उसका बिल पे कर पाओगे उसी ऐप से, और आपका बिल भी पे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हैसल फ्री हो जाएगा। ठीक है? तो ये बेसिकली आइडिया है गवर्नमेंट का यहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेके। क्योंकि होता क्या था कि जितना भी डिस्कॉम का जो लॉसेस होते थे ना, वो स्टेट गवर्नमेंट ही बियर करती थी लास्ट टू लास्ट। जब डिस्कॉम लॉसेस में चलेंगे, कौन देगा उनको पैसे? स्टेट गवर्नमेंट के भी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये इसमें फायदा है, आप स्मार्ट मीटर थीम को लेकर आओ। ठीक है? तो ये स्मार्ट मीटर थीम इसलिए चल रही है, इसलिए आ गई है। अब इसमें आइडिया क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट क्या चाह रही है? स्मार्ट मीटर थीम कितना बड़ा है, इसको समझते हैं। तो देखो, स्मार्ट मीटर थीम के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, यानी टैम जिसको हम कहते हैं, पूरे जो इंडस्ट्री बन गया है स्मार्ट मीटर का, वो कितना बड़ा है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये 2023 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 212 यानी 212 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ठीक है? जिसको एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 10 साल में करीब-करीब 11-12 गुना ग्रो करके ये बन जाएगी
$2823 मिलियन की। यानी इट्स अ ह्यूज जंप। इंडस्ट्री साइज पे इतना बड़ा जंप है। जब इंडस्ट्री साइज पे इतना बड़ा जंप है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसके जो सेक्टर लीडर्स हैं वो कितना मल्टीफोल्ड रिटर्न लेकर आएंगे। यही हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। इसी तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट बनाने वाले हैं कि भाई जब इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है तो मेरी कंपनी कितना ग्रो करेगी। ऑब्वियसली ज्यादा ही करेगी। तो आप समझ लो आपकी यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो 10 टाइम्स 12 टाइम्स भी ग्रो कर सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी थीसिस खुद लेकर चलें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। बस मैं आपको स्टडी शेयर कर रहा हूं अपनी। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर हम निकालें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कैगर देखें इंडस्ट्री कितने कैगर से ग्रो कर रही है तो लगभग 33.3% इतने कैगर से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। कहाँ से कहाँ तक 2024 से 2032। अभी 2024-25 ही चल रहा है और 2032 के अंदर हमारे को लगभग हमारा जो मार्केट साइज हो जाएगा स्मार्ट मीटर का वो $2823 मिलियन का हो जाएगा मीटरिंग सॉल्यूशंस का। और इसमें जो की प्लेयर है हमारे वो एचपीएल इलेक्ट्रिक और जीनस पावर इंफ्रा है। तो आज हम जीनस पावर इंफ्रा की इस वीडियो में बात करेंगे। एचपीएल की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके फोक्स। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जब भी हम किसी सेक्टर को पढ़ रहे होते हैं जैसे हमने ये पढ़ा स्मार्ट मीटर थीम के बारे में अभी थोड़ी सी हमने बात करी है। तो जब भी हम किसी सेक्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया। तो गवर्नमेंट एक्चुअली इस स्मार्ट मीटर थीम को लागू करने के लिए इसको सक्सेसफुली रन करने के लिए अपनी तरफ से 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। 3 लाख करोड़ रुपीज। इट्स अ ह्यूज ह्यूज। आप समझ लीजिए ये इतना बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा। बहुत हैवी गवर्नमेंट खर्च कर रही है इसके अंदर। 3 लाख करोड़। बिग अमाउंट। ओके। और फिर हमें दूसरी चीज ये देखनी पड़ती है गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है उसके अलावा कि हमारा वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप देखो तो पहले हमारा जो ग्रिड चलता था वो कन्वेंशनल ग्रिड था। ठीक है। और वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है ग्रिड बेस पे। ग्रिड के लेवल पे हो रहा है वैल्यू माइग्रेशन जो कि ग्रिड कन्वेंशनल से हमारा स्मार्ट ग्रिड बन जाएगा। अब आप कहोगे कि कन्वेंशनल ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड क्या है। तो देखो दोस्तों जो हमारे अभी तक ग्रिड चल रहा था वो ऐसे था कि एक पावर जनरेटर कंपनी थी है ना। वो पावर जनरेट करती थी और ट्रांसमिशन सिस्टम ये ग्रिड्स लगे हुए हैं बेसिकली है ना। इनके थ्रू ट्रांसमिट हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन की तरफ। और सब स्टेशन से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिल रही थी। फैक्ट्रीज को मिल रही थी ऑफिस को मिल रही थी कंज्यूमर्स को मिल रही थी। और यहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं वायर्स लगे हुए हैं उस हिसाब से मिल रही थी। प्योरली कन्वेंशनल ग्रिड है ये। ठीक है। यहाँ होता क्या था एक मीटर रीडर की टीम होती थी जगह जगह जाती थी मीटर रीड करती थी और इस तरह से बिल बनाती थी। कनेक्शन का चेक करना है इंस्पेक्शन करना है तो उसके लिए अलग टीम होती थी। लोग लंबी लंबी लाइन लगाते थे। खैर अब तो डिजिटल सेवी हो गए हैं लोग। पेटीएम के थ्रू फोन पे के थ्रू वेरियस वेरियस यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट कर देते हैं लेकिन अभी भी प्रोसीजर वही है कन्वेंशनल ग्रिड है ये। ठीक है। ये प्योरली कन्वेंशनल ग्रिड है। इसमें जो यूनिट है वो यहाँ जनरेट हो रही है बिजली की और यहाँ तक सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है। ठीक है। लेकिन स्मार्ट ग्रिड में क्या हो रहा है स्मार्ट ग्रिड में ये हो रहा है कि जो हमारा पावर स्टेशन है ठीक है उसमें तो पावर जनरेट हो रही है और ट्रांसमिशन से आ रही है सब स्टेशन से आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट जा रही है जगहों पे। लेकिन सब जगह आप देखें तो स्मार्ट मीटर लग गए हैं। स्मार्ट मीटर लग गए हैं। एक तो ये हो गया कि यहाँ पे मीटर रीडर नहीं आएगा। यहाँ रियल टाइम में डाटा पहुंच रहा है किसके पास। रियल टाइम में डाटा पहुंच रहा है आपके कंट्रोल सेंटर के पास। और कंट्रोल सेंटर से वो जो डाटा है सबको सर्कुलेट हो रहा है और आप सॉफ्टवेयर की मदद से पेमेंट कर पा रहे हो। एक तो ये चीज है जो स्मार्टनेस है। इसके अलावा आपने देखा होगा सोलर और विंड एनर्जी जो हमारी चल रही है वो भी इसमें इनकलकेट कर दी गई है। यानी अगर आप सोलर के थ्रू विंड के थ्रू कुछ जनरेट कर रहे हो पावर आप नॉर्मली विंड छोड़ दो सोलर को पकड़ लो। सोलर रूफटॉप आपने छत पे लगा लिया जो कि ऑन ग्रिड कनेक्शन है मान लो। तो उसमें होता क्या है कि आप जो यूनिट कंज्यूम करोगे कुछ अपने लिए भी करोगे और जो एक्स्ट्रा बन जाती है वो आप गवर्नमेंट को सेल कर देते हो।
ग्रिड में वापस चली जाती है, मतलब वो यूनिट। तो जो वो यूनिट है वो ग्रिड में वापस चली जाती हैं, तो उनका जो हिसाब है इनपुट और आउटपुट यूनिट, वो स्मार्ट मीटर ही रखेगा। कन्वेंशनल मीटर में फीचर नहीं है उसका। ओके। तो जो आपके यहाँ पे सोलर रूफ पैनल है, उसने कितनी बिजली जनरेट करी, मान लो 1000 यूनिट की आपको जरूरत है, आपने 1000 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए, सोलर से 1200 कर लिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 200 है वो ग्रिड में ही चली जाएगी। यानी वेरियस यूजर्स जो हैं जिनको ज्यादा जरूरत है बिजली, उनको मिल जाएगी, ग्रिड में चली जाएगी, नॉर्मली यूज हो जाएगा उसका, वो वेस्ट नहीं होगी। कन्वेंशनल जो ग्रिड थी उसमें ये सिस्टम नहीं था। ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रिड्स क्या हो रहे हैं हमारे, स्मार्ट हो रहे हैं। तो वो सब किसकी वजह से हो पा रहा है, स्मार्ट मीटर के थ्रू हो पा रहा है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्मार्ट ग्रिड के अंदर हमको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और स्मार्ट मीटर का जो हमारा स्मार्ट मीटर की बात कर रहे थे, उसमें एक फायदा और है डिस्कॉम को। जो फायदा है, टीम का तो है ही फायदा, ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट जो है, हैवी कॉस्ट बचेगी, उसकी सैलरी बचेगी देने से, कि मीटर रीडर जा रहा है बार बार अलग अलग जगहों पे, बहुत सारे मीटर रीडर लगे हुए हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं बहुत सारे, तो वो तो कॉस्ट बचेगी। इसके साथ साथ एक एक मेजर जो चीज है जो स्मार्ट मीटर कर पा रहा है वो क्या है, समझो। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो बजटिंग करते हैं कि वेरियस वेरियस चीजों में इतना खर्च होगा। इसी तरह जो भी पावर कंपनियां हैं वो भी बजटिंग करती हैं कि हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे इस महीने, कितनी यूनिट अगले महीने प्रोड्यूस करेंगे, और फिर जो डिमांड आती है कस्टमर की उससे मिसमैच होता है या मैच होता है वो देखा जाता है। यानी मान लो ग्रिड ने 1 लाख यूनिट बनाई और कस्टमर्स की डिमांड थी, दिवाली फेस्टिवल्स वाला महीना था, और 1 लाख की जगह 1,10,000 की डिमांड है यूनिट की। अब वो ग्रिड कैसे समझे, अब वो उसने बनाई 1 लाख यूनिट और डिमांड आ रही है 1,10,000 यूनिट की, तो क्वालिटी सफर कर जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की। या किसी महीने ग्रिड ने बनाई ज्यादा लेकिन डिमांड आई कम, ठीक है, तो वहां भी दिक्कत आ गई, वहां भी क्वालिटी सफर करी, यूनिट वेस्ट हो जाएंगी, लॉसेस आ जाएंगे। तो इन लॉसेस से क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट मीटर का रोल आ गया, कि स्मार्ट मीटर आपके पैटर्न को समझ के, कंजम्पशन पैटर्न को समझते हुए रियल टाइम डाटा दे रहा है, और उस डाटा को एनालाइज करते हुए एआई के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रिड पता लगा पा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी इलेक्ट्रिसिटी की इस महीने जरूरत है और इतना कंजम्पशन होगा, तो वो उस हिसाब से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का लगाते हुए उतना प्रोड्यूस करेंगे, ना तो यूनिट वेस्ट हो, ना ही यूनिट एक्स्ट्रा बन के खराब हो, या ना ही कम बन के डिमांड जो है हैवी है और सप्लाई कम है तो वहां दिक्कत हो। तो बेसिकली इससे ये काम भी हो जाएगा। तो स्मार्ट मीटर इज इन अ ट्रू सेंस इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, और इसमें प्रीपेड का भी सिस्टम होगा स्मार्ट मीटर के अंदर, कि आप जैसे फोन का हमने प्रीपेड होता है ना, कि पहले पैसे डालो फिर उतना यूज करो जितना पैसे डले हुए हैं, उसी तरह से आपका बिल एक तो टाइम पे आना तो है ही, बल्कि एडवांस आना शुरू हो जाएगा, कि आप बिल का पेमेंट कर दिया प्रीपेड, जितना आपने बिल का पेमेंट करा उतनी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ज्यादा चाहिए और कर दो, है ना। इस तरह से कंजम्पशन पैटर्न को आप एनालाइज कर पाओगे अपने खुद के भी, कि मेरे अप्लायंसेस, मैंने डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस लगा रखे हैं, कौन सा अप्लायंस कितना बिजली खा रहा है वो भी वो ऐप बताएगा। आपने प्रेस ली, प्रेस कितना खा रही है। और इवन मैं इसको पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो यहाँ पे इतनी भी बात है कि आपका कौन सा अप्लायंस जो है ना दिक्कत कर रहा है, मतलब बिजली में फॉल्ट कर सकता है, वायरिंग में फॉल्ट कर सकता है, खराब है, करंट दे रहा है, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है यहाँ पे। जो मैं स्टडी कर रहा था ये बात निकल के आई थी। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड, कन्वेंशनल ग्रिड, टैम, इसके बारे में हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है आरडीएसएस स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, जो गवर्नमेंट 3 लाख करोड़ खर्चा कर रही है वो एक स्कीम के तहत कर रही है जिसका नाम है आरडीएसएस स्कीम। तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 3.03 ट्रिलियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है, रुपीज टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, है ना, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल फंड्स ऑफ द स्कीम, लगभग
1.5 ट्रिलियन आर टू बी डिप्लॉयड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर। यानी इसका हाफ के आसपास 1.5 ट्रिलियन यानी 1,50,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देगी मीटरिंग कंपनीज को, ठीक है, जिससे कि आपके घरों में मीटर लग पाए। और जो आपका जो बाकी जो अमाउंट है 1.5 लाख के आसपास का, वो इससे जुड़ी हुई सर्विसेज में सब्सिडी के रूप में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगेगा। यानी 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च कर रही है आरडीएसएस स्कीम के तहत इस थीम के ऊपर। दूसरा, इस थीम का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है इस थीम को? देखो, जो हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर कुछ लॉसेस चलते हैं, जिन लॉसेस को हम कहते हैं एटी एंड सी लॉसेस, ठीक है। एटी एंड सी लॉसेस क्या होते हैं कि एग्रीगेट हैं किसके, ट्रांसमिशन एंड जो हमारा यानी जितना आपका टेक्निकल और कमर्शियल लॉस है, ठीक है, उसको रेफर करते हैं इसमें। टेक्निकल लॉस क्या होगा? टेक्निकल लॉस होगा कि पावर सिस्टम की वजह से जो लॉसेस आ रहे हैं, पावर लाइन में रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर में कोई दिक्कत है, पावर लाइंस में कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की वजह से, उस तरह के लॉस को हम टेक्निकल लॉस कहते हैं। कमर्शियल लॉस किसे कहते हैं? जो थेफ्ट हो गया, बिजली चोरी, हुक डाला वायर पे, पैरेलल वायर लगा दी मीटर के, ठीक है, चोरी कर ली इस तरह से, फॉल्टी मीटर लगा दिया, ठीक है, या मीटर में फॉल्ट है, मीटर के ऊपर कुछ आपने चुंबक टाइप या कुछ ऐसी चीज रख दी जिससे मीटर स्लो हो रहा है, डिवाइस लगा दी कोई, ठीक है, बिलिंग में एरर है, या फिर आपके मीटर रीडर वाले भैया ने कुछ दिक्कत कर दी, ठीक है, या आपने ड्यूज पेमेंट नहीं किए, वो जुड़ता रहा, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो कमर्शियल लॉस हो गई। तो टेक्निकल लॉस जो कि इक्विपमेंट में लॉसेस हो रही हैं, जैसे ट्रांसफार्मर या टेक्निकल लाइंस या इलेक्ट्रिसिटी लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस इन पावर लाइंस, तो ये सब या कमर्शियल लॉस जो मैंने अभी बोले, इनको कंबाइनली हम कहते हैं एटी एंड सी, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, ठीक है। तो इन लॉसेस का अगर हम डाटा उठा के देखें तो इंडिया में ये लॉसेस पिछले 2-3 सालों से लगभग 23, 24, 25% के आसपास थी, ठीक है। ये लॉसेस जो थी हैवी लॉसेस थी। लेकिन अगर आप देखें स्मार्ट मीटर जो थीम है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का पार्ट है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरुआत हुई थी इसकी, वर्ल्ड के वेस्टर्न कंट्रीज में। और वहां पे ये एटी एंड सी का जो लॉस है वो लगभग 3 से 4% है, 5% है। हमारे इंडिया में स्मार्ट मीटर थीम अभी आई है, उससे पहले ये लगभग 23, 24, 25% थी लॉस हमारे यहाँ, ठीक है। और स्मार्ट मीटर अब जब लगने शुरू हो गए हैं 2-3 सालों के अंदर, वो लॉस हमारी जो 23, 24, 25% थी वो घट के 12, 15% रह गई है। लेकिन आइडियली जब ये मीटर सब स्मार्ट मीटर हो जाएंगे तो ये लॉस हमारी 7-8% हो जाएगी। यानी हम लॉसेस में सेव कर पाएंगे, हमारे जो डिस्कॉम्स हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, सस्टेनेबल हो पाएंगे, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट, पी&एल स्टेटमेंट इंप्रूव हो पाएगा, उस बिजनेस में ग्रोथ आ पाएगी, ठीक है। देखो, जीनस स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरर है, ये रहा जीनस। एचपीएल भी स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरर है, स्नाइडर भी है, किम्बेल भी है, ग्राम पावर भी है, लैंडिस एंड गियर भी है, सिक्योर भी है, ठीक है। ये सब स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन अगर आप जीनस को देखो तो ये स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरर तो है ही, कम्युनिकेशन प्रोवाइडर में भी जीनस का नाम है। अगर आप देखो एचईएस सर्विस प्रोवाइडर में भी जीनस का नाम है। अगर आप देखो तो जीनस का जो प्रेजेंस है वो ओवरऑल ऑल वैल्यू चेन के अंदर है, जीनस हर जगह प्रेजेंट है। अगर आप एचपीएल को देखो, एचपीएल यहाँ पे प्रेजेंट है, एचपीएल यहाँ नहीं है, एचपीएल यहाँ नहीं है, ठीक है। तो एचपीएल यहाँ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जीनस है यहाँ पे सब जगह प्रेजेंट है, ओके। कोई भी बिजनेस होता है उसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि उस बिजनेस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस तरह से हो रही है। अगर आप देखें, जीनस पावर ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जो फाइनेंसिंग आर्म है, इन्वेस्टिंग आर्म है, इन्वेस्टिंग फर्म है, जिसका नाम है जीआईसी, उसके साथ एक डील की है। डील किया है बेसिकली कि हम एक जॉइंट वेंचर में आते हैं और उस जॉइंट वेंचर के थ्रू ऑर्डर प्लेस होते हैं, जितने भी स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग बिड प्लेस होती है उसमें हम लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी में हिस्सा होगा, दोनों का ही।
बनाएंगे हम, फाइनेंस आप प्रोवाइड करोगे। होगा क्या कि जो जीआईसी है वो 45 दिन के अंदर जितना भी उसको ऑर्डर मिल जाएगा, जीनियस को मिल जाएगा, तो उस ऑर्डर का के जब प्लेस होने के 45 डेज के अंदर अंदर पैसा देगा स्मार्ट मीटर को डेवलप करने के लिए। तो इसमें जीनियस को फंड्स के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं रहेगी, और एक शेयरिंग हो जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी की इनके बीच में। प्रॉफिटेबिलिटी की शेयरिंग की बात करें तो जीनियस का जो हिस्सा रहेगा इस डील के अंदर वो 26% का रहेगा, ठीक है, रेस्ट विद जीआईसी। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि जीआईसी और जीपीआईएल में फर्क ये है, जीपीआईएल मैन्युफैक्चरर है और ये सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं बनाता, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है। तो जो डील का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, स्मार्ट मीटर का पार्ट है, सारा ऑर्डर तो जाएगा जीपीआईएल के पास, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी अलग से है। बाकी जो पार्ट है इस जॉइंट वेंचर का, उस पे 26% रखेगा जीनस। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन होगी उसको हम अभी आगे देखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। और एक चीज और, जो इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ पे बताया है कि इस एसपीवी से हमें कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सेटिंग अप दिस एसपीवी विल इनेबल जीपीआईएल टू पार्टिसिपेट इन स्मार्ट मीटर बिड्स एन अपॉर्चुनिटी साइज ऑफ 300 बिलियन रुपीस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी साइज 300 बिलियन रुपीस का है, यानी 300 बिलियन के ऑर्डर्स ये मतलब 300 बिलियन का जो पैसा है उसको एज्यूम कर रहे हैं कितना बन जाएगा। आगे देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी शेयर बिटवीन जीपीआईएल और जीआईसी कैसे होगी। तो अगर एसपीवी विन करता है ना ऑर्डर आरडीएसएस से, जो इनका एसपीवी बना हुआ है, इन दोनों का जो जॉइंट पार्टनरशिप है, तो उसका 100% जो शेयर आएगा, इस शेयर में 50% जो होगा वो जीपीआईएल को जाएगा, क्योंकि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट उसी को करना है। तो 50% पैसा जीपीआईएल को अलग से पहुंच गया, 100 का 50। ठीक है, ओ एंड एम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो पैसे हैं, जो 8 से 10 साल में जो इनकर होने हैं, मैंने कहा था मीटर वाला जो है बिजनेस, उसी को मिलेगा ओ एंड एम का पैसा, उसी को मेंटेन करना अगले 8 से 10 साल। तो जीनस को 25% पैसा उसके नाम का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बैलेंस बचा पैसा, 50% तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का ले गया जीपीआईएल, ठीक है, 25% ले गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, जो बैलेंस बचा एसपीवी का के पास, जिसमें जीनस का भी हिस्सा है, वो पैसा ही बचा 25%। और जीपीआईएल की क्योंकि स्टेक है 26% की, तो 25 का जो 26% निकल के आएगा वो 6.5% निकल के आएगा। यानी जीपीएल को प्रॉफिटेबिलिटी में 6.5% का तो यहाँ से पैसा मिल जाएगा। जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो जुड़कर आएगी हमारी टोटल 81.5%। यानी जो बैलेंस जो प्रॉफिटेबिलिटी बचेगी जीआईसी के पार्ट पे, वो 18.5% बचेगी। ठीक है, तो बेसिकली 18.5% जो पैसा जाएगा वो जीआईसी के पास पहुंचेगा प्रॉफिटेबिलिटी का। बाकी का जो 81.5% के आसपास का जो पैसा है वो जीपीआईएल के पास जाएगा। वो मैं बता चुका, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पैसा जाएगा, ओ एंड एम का जाएगा, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है अलग से 6.5% वो हो जाएगी। तो इस तरह की डील है जीआईसी और जीनस की। तो देखा जाए तो मेजर जो बेनिफिशियरी यहाँ पे आएगा वो जीनस खुद आएगा। ऐसा नहीं है कि जीआईसी को नुकसान हो रहा है, जीआईसी को इंटरेस्ट कॉस्ट मिलती है उससे ज्यादा यहाँ मिल रहा है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है। बिजनेस जीनस कर रहा है, उसके साथ लग के इसको भी प्रॉफिट ही हो रहा है। ओके, तो अब अगर हम बात करें आगे, तो ऑर्डर बुक की बात करें तो 32,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ओके, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो परफॉर्मेंस निकल के आई है वो भी बहुत अच्छी निकल के आई है जीनस की। ऑर्डर बुक देख सकते हो आप, मार्च 19 में ऑर्डर बुक 1498 करोड़ की थी। कोविड के टाइम पे ये ऑर्डर्स घट गए। ठीक है, मार्च 22 में ऑर्डर्स फिर से बढ़े, 23 में फिर ये स्मार्ट मीटर थीम आ गई थी यहाँ पे, और आप देखो मार्च 24 में कितना 5 टाइम्स जंप किया ऑर्डर बुक में 21,000 का। फिर ये क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 का जो क्वार्टर वन है, जो अभी गया है क्वार्टर, 21,000 करोड़ का था, और अभी करंट में 32,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। रोबस्ट ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। आप समझ सकते हो इसका रिवेन्यू पे इम्पैक्ट मैसिव पड़ने वाला है। रिवेन्यू यहाँ पे मल्टीफोल्ड हो सकते हैं।
ROE मल्टीफोल्ड होगा, वो मैं बता चुका आपको। इसी वजह से वर्किंग कैपिटल डेज में रिडक्शन आएगा और आप देखोगे काफ़ी अच्छे से बिजनेस ग्रो करेगा। ये बैलेंस शीट है, P&L स्टेटमेंट है, इसमें भी अच्छी अच्छी ग्रोथ आई है। ईयर ऑन ईयर 28.9% की ग्रोथ है टोटल रेवेन्यू में। अदर इनकम में 32.7% की है। EPS ग्रो कर रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। अगर हम इनकी जर्नी को अब आता है एंटीथेसिस पॉइंटर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसके फेवर में वर्क नहीं करेंगी। एंटीथेसिस होते हैं कि हमने जो रिसर्च करी है उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट भी हैं कि अगर ये पॉइंट होते हैं रियल लाइफ में तो इस बिजनेस पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो खराब पड़ेगा, इस बिजनेस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या है, डिले इन एजुकेशन। देखो ऑर्डर बुक तो 32,500 करोड़ की है और मीटर लगाने हैं, ठीक है, 2 सालों में लगाने हैं। अभी जो प्रेजेंट की जो कैपेसिटी है उनकी लगभग, जो इनकी जो प्रेजेंट की निकल के आ रही है 1.5 करोड़ मीटर की निकल के आ रही है इनकी, कि हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ मीटर बना पा रहे हैं कंफर्टेबली एनुअली। अब ये इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी कैपेसिटी ये लगा के बैठे हैं ऑलरेडी और ऑर्डर बुक आ रखी है अच्छी खासी। उस ऑर्डर बुक में डिले ना हो प्रोडक्शन की वजह से या किसी भी इंस्पेक्शन की वजह से या रेजिस्टेंस आ रहा है कस्टमर की तरफ से, तो डिले ना हो। तो वो एजुकेशन में अगर डिले होगा, पैसा इनका भी लगा हुआ है, इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। वो उसके लिए एंटीथेसिस का काम करेगा। दूसरा पॉइंट यही डिस्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर, दूसरा एंटीथेसिस पॉइंटर जो है इनका, ये क्या है कि जो कंज्यूमर हैं हमारे, जो कस्टमर, जो अभी पीछे देखा गया कि कुछ जगह पे स्ट्राइक्स हुई हैं, तो बेसिकली स्ट्राइक्स इस वजह से हुई हैं कि कस्टमर को ये लग रहा है, जो पॉपुलेशन है उनको लग रहा है कि इससे हमारा बिल ज़्यादा आएगा और ये जो पैसा है मीटर का वो हमें देना है, या बहुत सारे डाउट्स हैं कि इससे बिल तो ज़्यादा नहीं आएगा। तो वो चीज़ समझाने की रहेगी कि नहीं, देखो बिल जो आएगा वो उतना ही आएगा, बल्कि आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, कंजम्पशन पैटर्न को आप समझ पाओगे। तो जब तक वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, तो रेजिस्टेंस अगर वहाँ से आता है तो ये भी एंटीथेसिस का काम करेगा कि आपको स्मार्ट मीटर लगवाने हैं, कन्वेंशनल मीटर हटवाने हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है कस्टमर के पार्ट पे। तो उसमें ये समझाना है कि भाई इससे आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा है, आपका बजट उतना, जितना बिल आ रहा था उतना ही आएगा। और जो इसका कैपेक्स का पार्ट है या ओपेक्स का पार्ट है, वो डिस्कॉम कंपनी करेगी, आपके पास से नहीं जाएगा। तो जो ऑनेस्ट कंज्यूमर होगा, जो पहले से बिल देता आ रहा है, उसको तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, पढ़े लिखों को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिल में चोरी कर रहे हैं एक बार को उनको दिक्कत होगी। स्लो डाउन इन टेंडरिंग, अगर टेंडर्स के पार्ट पे स्लो डाउन चल रहा है, टेंडर्स नहीं आ रहे हैं या फिल नहीं हो पा रहे हैं या प्रोसीजर डिले हो रहा है, तो वहाँ भी एक एंटीथेसिस पॉइंटर का काम होगा। दूसरा, ये जो सेक्टर है गवर्नमेंट की स्कीम पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। अगर आप सोच के देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो तो आप ये थीम को लागू नहीं कर सकते, फेल हो जाएगा ये थीम। कन्वेंशनल मीटर से आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते फिर, और क्योंकि बिजनेस बना हुआ है स्मार्ट मीटर पे ही है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हट जाता है किसी वजह से, या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, दूसरी कोई गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई नहीं लगाना, ठीक है, बल्कि इन्हें भी हटाओ, कन्वेंशनली लगेंगे, तो वहाँ पे लॉस होगा जीनस के पार्ट पे। लेकिन ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है। बाकी मैं ये कहूँगा कि एंटीथेसिस पॉइंटर हैं, इनको भी अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च को करें। चलिए, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है, अगर आपको सिंगली 2-3 पॉइंट भी समझ में आ गए हैं या 1 पॉइंट भी समझ में आ गया है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डीप डाइव हम इंडस्ट्री के अंदर लाते रहेंगे। अगली इंडस्ट्री जिस पे वीडियो बनानी है आप कमेंट में दे सकते हो, मैं उस पे पूरी मेहनत के साथ लग जाऊँगा। आप स्टॉक बोल सकते हो कि इस स्टॉक के ऊपर बनाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। जो हमारा चैनल है बिग प्रॉफिट्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए और लगातार शेयर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू।